दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी पिया बेरहम। ये कहानी का पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। संजू की जान बचाने के बाद वंदना की शादी अरबपति घराने सुमित से हो गई। लेकिन सुहाग रात वाले दिन सुमित ने वंदना को ठुकरा दिया। तभी सरिका की आत्मा ने अपने बेटे संजू की मां बनने के लिए वंदना से गुहार लगाई। ओम प्रकाश ने वंदना को घर की जिम्मेदारी सौंप दी। संजू उससे गहरा जुड़ गया, जबकि सुमित नफरत करता रहा। अब रहस्यमयी खानदानी हार और मां आनंदमयी के मंदिर की यात्रा एक बड़े राज और संकेत दे रही थी। अब कहानी में आगे। वंदना के खानदानी हार पहनने की बात सुमित को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। कैसे लगती भला? जिस चीज पर कभी सरिका का हक था, हर उस चीज का वंदना को मिल जाना सुमित स्वीकार नहीं कर पा रहा था। भले ही उन दिनों का विवाह हो चुका था, लेकिन वह मन से वंदना को न तो जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर पा रहा था और न ही घर की बहू के रूप में। ये अलग बात थी कि इतने कम समय में ही वंदना इस घर की बहू और संजू की मां की भूमिका में अपने कदम आगे बढ़ा चुकी थी। कहा था बेटा, मैंने तो सरिका बहू को भी कहा था, लेकिन उसने नहीं पहना। जबकि पंडित जी ने कहा था कि मां आनंदमयी के यहाँ विशेष पूजा के समय बहू का खानदानी हार पहनना बहुत अधिक जरूरी है। काश सरिका बहू ने मेरी बात मान ली होती तो आज हमारे बीच होती। कहते कहते ओम प्रकाश जी भावुक हो गए, लेकिन उनकी भावुकता का सुमित पर उल्टा ही असर हुआ। वह तो केवल इस समय वंदना को इस घर में उपस्थिति को लेकर ही उलझा हुआ था। मन ही मन उसे लगता था कि वंदना का सरिका की जगह ले लेना उसकी यादों के साथ बेईमानी होगी, जो सुमित कभी नहीं होने देगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम छोड़ो ये सब और जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना हमें आश्रम पहुंचने में देर हो जाएगी। तुम दोनों द्वारा इस पूजा का शुभ मुहूर्त में संपन्न होना बहुत जरूरी है बेटा। ओम प्रकाश जी की बात सुनकर सुमित चिढ़ गया। पापा के बहुत दबाव डालने पर इस लड़की के साथ शादी हो गई बस। लेकिन अब ये सब भी मुझे ही क्यों करना पड़ रहा है? यही सब सोचते हुए वह बेमन से तैयार होने लगा। तैयार होते होते उसने मन ही मन निश्चय किया, करने दो उन्हें अपने मन की, लेकिन मेरे मन के दरवाजे तो हमेशा ताला लगा रहेगा, वहाँ ये लड़की कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। उधर वंदना जब अपने कमरे में तैयार हो रही थी तो अचानक उसे लगा कि कमरे में एक तेज सुगंध से भर उठा है। मदहोश कर देने वाली इस सुगंध से अब वंदना अपरिचित नहीं थी। सुंदर लग रही हो तुम, बहुत सुंदर। जी आप? वंदना के पूरे बदन में झुनझुनी दौड़ गई। वह समझ गई कि सरिका उसके समीप ही है। हाँ मैं। वंदना ने नजर घुमाई तो देखा कि सरिका उसके बिस्तर पर बैठी उस खानदानी हार को हाथ में लिए हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। हार बहुत खूबसूरत था। उसमें जड़े मानिकों से मानो दिव्य आभा फूट रही थी। कभी तुम्हारी जगह मैं थी वंदना, और आज तुम हो। काश मैंने इस हार की कद्र की होती। जी हाँ वंदना, ये कोई मामूली हार नहीं है, ये खानदान का मंत्र सिद्ध हार है। यह कुल की बहू की रक्षा कवच है। अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने इसकी कद्र नहीं की। पर तुम ये गलती मत करना वंदना। सरिका की उदासी भरी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसकी बातें सुनकर वंदना का डर अब सहानुभूति में बदल रहा था। खैर, तुम इस घर की बहू बन गई हो, बाबा की पुत्रवधि, मेरे संजू की माँ भी, लेकिन मेरे सुमित के जीवन में आई हो तो मन से उसे कब अपनाओगी तुम? कहते हुए सरिका का स्वर लहजने लगा। जी लेकिन वो तो। वंदना के शब्द उसके सूखे हलक में ही अटक कर रह गए। कैसे बताती वो सरिका को कि सुमित उससे कितनी नफरत करता है? सुमित के दिल में सरिका के लिए जो मोहब्बत थी वो किसी और को वहाँ घर बनने दे, ये कैसे संभव था? वे तो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, यही कहना चाहती हो ना तुम? मैं ये जानती हूँ वंदना, तुम यही सोच रही हो ना कि भला कैसी पत्नी हूँ मैं, जो अपने ही पति को अपनी सौतन की बाहों में सौंपना चाहती हूँ। लेकिन अब मैं सुमित की अतीत हूँ और तुम उसका वर्तमान हो। वंदना, मैं चाहती हूँ कि तुम उसका भविष्य बन जाओ और मेरे संजू की तरह उसे भी अपना लो। मेरी आत्मा भटक रही है वंदना, मुझे शांति तभी मिलेगी जब मैं सुमित और संजू दोनों को खुश देख लूँगी। बोलो वंदना, तुम मेरी मुक्ति के लिए ऐसा करोगी ना?
सरिता रोते हुए वंदना से कह रही थी और वंदना भी बहुत भावुक हो चुकी थी। वंदना ने भावुक होकर सहमति में अपना सिर हिला दिया। तभी किसी के आने की आहट हुई तो सरिता हार उसे सौंप कर वहां से गायब हो गई। वह संजू की आया थी जो उसे जल्दी आने के लिए कहकर चली गई। तैयार होकर जब वंदना माँ आनंदमयी के आश्रम जाने के लिए बाहर निकली तो सभी उसे देखते ही रह गए। अरे वाह भाभी जान, आप तो एकदम स्वर्ग की अप्सरा लग रही हैं। देखिएगा कहीं आश्रम में किसी विश्वामित्र की तपस्या भंग न हो जाए। विशाल ने जानबूझकर ऊंची आवाज में सुमित को सुनाने के लिए कहा। विशाल की बात सुनकर अनायास ही सुमित की नजरें वंदना की ओर उठ गईं। वंदना मुस्कुराते हुई अपनी साड़ी का पल्लू संभाल रही थी, लेकिन उसकी नजरें भी कनकियों से सुमित पर ही टिकी हुई थी, जो चुपके चुपके उसे देख रहा था। यूं तो उसे वंदना से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन विशाल की चुगल जाने क्यों न उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। कैसा छिछोरी हरकतें करता है ये विशाल, सुमित मन ही मन बड़बड़ाया। अरे भाभी द ग्रेट, लगता है हमारे भैया पर आपके हुस्न का जादू चल गया है। देखो ना, बोलती बंद हो गई है, बस आपको ही घूरे जा रहे हैं। ये कहकर विशाल जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसकी बात सुनकर वंदना भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। ओह सेडअप, बकवास बंद करो विशाल, तुम्हें ऐसी बातें पता नहीं कहाँ से सूझ जाती है। सुमित ने विशाल को डांट तो दिया, लेकिन विशाल ने झूठ भी कहाँ कहा था। सचमुच वंदना किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने कोई खास मेकअप भी नहीं किया था, फिर भी सुमित जब उसे देखने लगा तो बस देखता ही रह गया। वंदना ने आज हल्के गुलाबी रंग की गोल्डन जरी वाली शिफॉन की बंदेज साड़ी पहन रखी थी, जिसकी किनारों पर गोटा पट्टी का बेहद बारीकी और नफीद वर्क था। गले में उसका खानदानी हार और हाथों में रत्न जड़ित कंगन उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। गोरा रंग, छरहरी काया और सुंदर नैन नक्श तो उसे पहले से ही कुदरत से मिले हुए थे, लेकिन इस खूबसूरत साड़ी और कीमती रत्न जड़ित आभूषणों से उसके अबोध और पवित्र सौंदर्य को कई गुना बढ़ा दिया गया था। उसका रूप इतना शाही लग रहा था कि उसे देखकर सहज ही लगता था मानो किसी रियासत की राजकुमारी सामने खड़ी हो। शायद यही वजह थी कि सुमित की नजरें जैसे ही वंदना पर पड़ी, कुछ पल के लिए उसके हुस्न के जादू में वो खो सा गया। उसे वह दिन याद आ गया जब उसकी और सरिका की नई नई शादी हुई थी और सरिका भी इसी तरह सज संवर के उसके सामने आई थी। एक और बात ने उसे भीतर तक चौंका दिया। वंदना के होठों के ठीक पास एक छोटा सा तिल था, जिस पर उसकी नजरें आकर ठहर गई। वह हैरान रह गया, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही तिल ठीक उसी जगह पर सरिका के होठों के भी पास था। क्या विश्वामित्र की तपस्या भी ऐसी भंग हुई होगी जब मेनका के रूप में उसकी सुध बुध छीन ली होगी? हे भगवान, मुझे क्या हो गया है अभी? मेरा मन भी इस लड़की की ओर क्यों खिंच रहा है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ने वाला। ना इसका साज श्रृंगार मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, ना इसकी अदाएं और ना ही इसका भोलेपन का नाटक। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरी सरिका ही रहेगी। मेरा दिल पापा का बंगला नहीं है जहाँ जिसे चाहूँ बहू बनाकर लेके आ जाऊं। सुमित ने मन ही मन अपने संकल्प को फिर से दोहरा लिया। उसका चेहरा फिर से कठोर होता चला गया, मानो कुछ क्षण पहले जो भाव उसके मन में जागे थे वे उसकी जिद और संकल्प के सामने पल भर के लिए बिखर गए। अजीब बात थी, अभी कुछ क्षण पहले उसका मन वंदना की ओर खींचा भी तो उसका दोष भी उसने वंदना के सिर पर ही मढ़ दिया। उसने यह तक नहीं सोचा कि इसमें वंदना की भला क्या गलती थी। सरिका से प्रेम और उसे खो देने का दुख में डूबा सुमित सिर्फ अपनी ही भावनाएं समझ पा रहा था। वंदना के दिल में क्या बीत रही है इससे उसे कोई मतलब ही नहीं था। इधर वंदना के सौतेले भाई अजीत की नजरें तो बस उस बंगले के वैभव को ही टटोल रही थी। इतनी हसरत भरी और उससे भी अधिक लालच से भरी नजरों से वह एक एक चीज को यूं देख रहा था मानो किसी भूखे के सामने 56 भोग से सजा हुआ थाल रख दिया गया हो। वह तो बस मौके की तलाश में था कि घर पहुंचते ही अपनी माँ कमला को यहाँ का आंखों देखा हाल सुनाएगा कि वंदना ने कितना बड़ा हाथ मार लिया है। तभी ओम प्रकाश जी भी तैयार होकर आ गए। बाहर निकलते समय उन्होंने अजीत और विशाल को भी अपने साथ चलने के लिए कह दिया।
वंदना आगे बढ़ी और आया की गोद से संजू को अपने गोद में ले लिया। उसे सीने से लगाए वह सबके साथ बाहर की ओर बढ़ने लगी। ओम प्रकाश जी को लगा जैसे उनके सामने वंदना नहीं बल्कि सरिका ही संजू को गोद में लिए चली जा रही हो। संजू भी अब वंदना से पूरी तरह से घुल मिल गया था। वह आया की गोद से ज़्यादा वंदना की गोद में रहना पसंद करता था और यह बात ओम प्रकाश जी तथा सुमित दोनों भी बहुत अच्छी तरह से देख चुके थे। बस फर्क इतना था कि ओम प्रकाश जी यह देखकर संतुष्ट और सुकून से भर उठते थे। कभी उन्हें अपने फैसले पर गर्व होता तो कभी वे मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद करते कि उन्होंने वंदना जैसी संस्कारी लड़की को उनके परिवार का हिस्सा बना दिया। लेकिन सुमित वह अब भी इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। ओम प्रकाश जी ने वंदना को इशारे से सुमित की गाड़ी में बैठने को कहा और स्वयं विशाल और अजीत को लेकर दूसरी गाड़ी की ओर बढ़ गए। सुमित को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह समझ गया कि पापा जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि उसे वंदना के साथ कुछ समय अकेले में बिताने का अवसर मिल सके। पूरे रास्ते उसकी नज़रें एक दो बार संजू पर जरूर गई, लेकिन उसने वंदना से एक शब्द भी नहीं कहा। उल्टा उसके प्रति पहले की तरह बेरुखी ही दिखाई। जब वे लोग माँ आनंदमयी के आश्रम पहुंचे तो दोपहर तक वहीं रहे। लौटते समय जैसे पहले से तय था, सुमित सीधे ऑफिस चला जाएगा और वंदना संजू को गोद में लेकर बाकी लोगों के साथ घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले संजू को खाना खिलाया और बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया। उसे संभालते संभालते वंदना खुद भी पूरी तरह से थक चुकी थी। वैसे भी शाम हो चुकी थी। उसने अपनी साड़ी और सारी गहने उतार कर बेड पे रख दिए और कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो वॉशरूम से बाहर निकली और अपने कपड़े व गहने समेटने लगी तभी उसके होश उड़ गए। साड़ी वहीं पर रखी हुई थी, बाकी सारे गहने भी अपनी जगह पर ही थे, लेकिन बेड पे रखा खानदानी हार गायब हो चुका था। वंदना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूरा कमरा छान मारा, बिस्तर के नीचे देखा, अलमारी के पास देखा, ड्रेसिंग टेबल, सोफा, पर्दे, एक एक जगह तलाश ली, लेकिन वह हार कहीं भी नहीं मिला। जितना समय बीतता जा रहा था वंदना की घबराहट उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। उसके हाथ पांव कांपने लगे। हे ईश्वर, हार कहाँ गया? अब क्या होगा? वंदना ने तुरंत सारे कपड़े और गहनों को अलग अलग करके देखा, लेकिन हार का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। उसे लगा कि कहीं बेख्याली में उसने वो हार अलमारी में तो नहीं रख दिया। वह झटपट अलमारी की ओर बढ़ी। उसने पूरा अलमारी खंगार मारी, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। अब तो वंदना के होश उड़ गए। वह पागलों की तरह पूरे कमरे में, वॉशरूम में, बेड के नीचे, कोनों में, इधर उधर हर जगह हार को ढूंढने लगी, लेकिन हार कहीं भी नहीं मिला। उसके आंसू निकल आए। वो डर व घबराहट के मारे कांपने लगी। भगवान, यह कैसे हो गया? आखिर हार कमरे से गया तो गया कहाँ? उसने अपने आंसू पोंछे और बैठकर ठंडे दिमाग से शांति से सोचने लगी। उसने अच्छी तरह याद किया कि वह कमरे में आई, उसने अपनी साड़ी और बाकी गहने और हार उतार कर बेड पर ही रखा था। इसके बाद वह नहाने के लिए वॉशरूम में चली गई। उसने फिर से हार उसी जगह पर तलाश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी संजू को लेकर उसकी आया चंपा कमरे में आई। भाभी देखिए तो संजू बाबा जाग गए हैं, चुप ही नहीं हो रहे हैं। वंदना को रोते देखकर वह उसे चुप कराने लगी। वंदना ने सारी बात चंपा को बताई और चंपा भी संजू को उसकी गोद में देकर चारों तरफ हार को ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद पूरे बंगले में हार खोने की खबर फैल गई। ओम प्रकाश जी के साथ नीचे हॉल में सब लोग जमा हो गए। सुमित को तो जैसे बहाना ही मिल गया वंदना को खरी खोटी सुनाने का और उसे नीचा दिखाने का। देखा पापा, आप इस लड़की को घर की बहू बनाकर लेकर आए हैं। इस गैर जिम्मेदार लड़की ने हमारे खानदान की हार को खो दिया। यह भला मेरे बेटे को क्या संभालेगी? आपके घर को क्या संभालेगी? यह बनेगी इस घर की बहू। मुझे तो लगता है पापा, यह लड़की कोई फ्रॉड है और हमें लूटने के लिए आई है। चुप करो सुमित, होश में तो हो तुम? सारे नौकरों के सामने बहू को ये सब बोल रहे हो।
ओम प्रकाश जी हार खो जाने से पहले ही सदमे में थे। अब सुमित की इस हरकत से वे और ज़्यादा परेशान हो उठे। लेकिन सुमित कुछ सुनने को भी तैयार नहीं था। क्यों चुप हो जाऊं पापा? सब आपकी गलती है। ऐसे कोई सड़क से उठाकर किसी को भी बहू बना देता है। आपने तो इसे मेरी पत्नी बना दिया, वो भी मेरी मर्जी के बिना। अब भुगतिए पापा। मुझे तो लगता है, और लगता क्या है, मुझे तो 100% श्योर हूँ कि इसी लड़की ने हार चुराया है और चुरा कर अपने घर वालों को पहुँचा दिया। वंदना बेचारी शर्म से डर के मारे सिर झुकाए खड़ी थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। इतनी लापरवाह वो कैसे हो सकती है कि इतना बेशकीमती हार उसके बेड पर ही छोड़ दिया। वह खुद को धिक्कार रही थी कि कम से कम हार उतार कर अलमारी में रख देती और ताला लगा देती तो इस जिल्लत से तो बच जाती। यह नौबत नहीं आती, लेकिन अब क्या ही हो सकता था। जो अनर्थ होना था वो तो हो चुका था। इससे बुरा और क्या ही हो सकता है कि वह लापरवाह और गैर जिम्मेदार और लालची साबित हो गई। वह सुमित की नज़रों में हमेशा हमेशा के लिए गिर गई थी और बाबा अब कभी उस पर भरोसा नहीं करेंगे। वह ख्याल आते ही वह दौड़कर ओम प्रकाश जी के पैरों में गिर गई और बोली, बाबा मैं ईश्वर की सौगंध, मेरा भरोसा कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए कि मैंने हार को नहीं चुराया है बाबा। मैं तो हार वहीं बेड पर रखा था। वह उनके पैरों में पड़ी फूट फूट कर रो रही थी। ओम प्रकाश जी ने उसे उठाया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, घबराओ मत बेटा, हार मिल जाएगा। मेरा दिल कहता है हार जरूर मिल जाएगा। अपने आप को संभालो, बच्चे को संभालो। देखो तो वह भी रो रहा है। नहीं पापा, ये लड़की, खबरदार जो मेरे बच्चे को हाथ लगाया तो तुम जैसी चोरनी और लालची लड़की के हाथ में मैं अपना बच्चा नहीं दूंगा। आया, संजू को ले जाओ यहाँ से। सुमित फिर से गरजने लगा। उसने झटपट चंपा से संजू को अपनी गोद में ले लिया। सुमित, ये सब क्या कर रहे हो बेटा? जोश में गुस्से में होश नहीं खोना चाहिए। मेरा दिल कह रहा है कि यह चोरी वंदना ने नहीं की है। उम्र बीत गई मेरी भी दुनिया देखी है। मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। चोर को पहचान सकता हूँ और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये चोरी वंदना ने नहीं की है। ओम प्रकाश जी बड़ी दृढ़ता से बोल रहे थे। सचमुच उनका मन यह मानने को तैयार नहीं था कि यह चोरी वंदना ने की है। तभी विशाल ने कहा, मामा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाभी यह चोरी नहीं कर सकती। देखिए तो कितना मासूम चेहरा है उनका। मैं भी ये नहीं मान सकता कि चोरी भाभी ने की है। आप पुलिस को बुलाइए, अभी फैसला हो जाएगा। पुलिस तो पाताल से भी चोर को ढूंढ निकालेगी। तुम चुप करो विशाल, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें क्या मालूम इन छोटे लोगों की सोच। पापा को फंसाकर पहले इस घर में आ गई, अब हार पर हाथ साफ कर दिया। अरे पापा तो इसे हमारे पूरी घर की दौलत की मालकिन बनाने वाले थे, और देखो इसकी छोटी सोच। हार देखकर अपना रंग दिखा दिया। वंदना ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। सौतेली माँ के हाथों जलील होने की आदत थी उसे, लेकिन आज तो बात उसके भी बर्दाश्त से ऊपर चली गई थी। वह हाथ जोड़कर बार बार कहने लगी, नहीं मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की। कहते कहते वह बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि विशाल ने उसे संभाल लिया। इधर वंदना का सौतेला भाई अजीत बहुत देर से चुपचाप खड़ा सारा तमाशा देख रहा था। वह सबको देख रहा था और कुछ नहीं बोल पा रहा था। लेकिन जब विशाल वंदना की तरफदारी करने लगा तो वो भी हाँ में हाँ मिलाने लगा। घर के सारे नौकर लाइन में खड़े थे। पूरे घर में तलाश करने के बाद गार्ड और रामू काका द्वारा सबकी तलाशी भी ली जा चुकी थी, लेकिन पूरे बंगले में हार कहीं भी नहीं मिला। आया, बहू को संभाल कर उसके कमरे में ले जाओ, ओम प्रकाश जी ने आदेश दिया। तो चंपा वंदना को लेकर चली गई। राधा घर की सबसे पुरानी नौकरानी थी। सब उसे राधा मौसी बुलाते थे। वह सुमित की माँ के समय से घर में काम कर रही थी। सुमित को उसने गोद में खिलाया था। वो बहुत ही पुरानी, विश्वास वाली और घर की वफादार थी। उसने रहस्यमयी तरीके से ओम प्रकाश जी को कुछ इशारा किया और स्वयं उनके कमरे की ओर बढ़ गई। अपने अपने कमरे में जाओ सब लोग, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में कि आगे क्या करना है। हरीलाल, कोई भी बंगले से बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने गार्ड हरीलाल को सख्ती से आदेश दिया और चुपचाप राधा के पीछे पीछे उसके कमरे की ओर बढ़ गए। आया चंपा वंदना को साथ लेकर अपने कमरे में जाने लगी।
मैं ठीक हूँ चंपा, तुम संजू को संभालो, कहकर वंदना अकेले ही अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। वंदना ने उसे तो भेज दिया, लेकिन तनाव के कारण वह इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उसका सिर घूमने लगा। वो ठीक ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। कुछ कदम चलते ही वह बेहोश होकर गिरने ही लगी थी। तभी किसी के दो मजबूत बाहों ने उसे संभाल लिया। असल में विशाल की नज़रें उसी पर थीं। उसे वंदना की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ठीक नहीं लग रही थी। वह फुर्ती से आगे बढ़ा और उसे गिरने से बचा लिया। अरे क्या हुआ आपको? उसने वंदना को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन वंदना को कुछ भी होश कहाँ था। वह विशाल की बाहों में झूल गई। विशाल ने झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर उसके कमरे की ओर बढ़ गया। पीछे से आ रहे सुमित ने ये सब देखा तो उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आया। वह वंदना से प्यार नहीं करता था, लेकिन उसे खुद पर हैरानी हो रही थी कि विशाल की बाहों में झूलती वंदना को देखकर उसे पता नहीं क्यों इतना बुरा लग रहा था। और जब विशाल ने उसे गोद में उठा लिया तो उसके मन में अजीब सी खींच होने लगी। वह चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। इधर विशाल कमरे में जाकर वंदना को बिस्तर पर लेटा दिया। वंदना की आंखें बंद थी। उसके बालों की एक लट खुलकर उसके चेहरे पर झूल गई थी। उसके चेहरे पर अब भी तनाव का साया था, लेकिन बेहोशी में भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। विशाल का मन हुआ कि उसे यूं ही देखता रहे। सुमित ने देखा विशाल ने उसे लेटाकर उसके कपड़ों को ठीक किया और फिर एकटक उसे देखता रहा। उसने उसके चेहरे पर झूल रहे लटों को हाथ से संवारते हुए उसे पुकारा, भाभी उठिए, आप कैसी हैं आप? सुमित को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। विशाल वंदना के बेहद करीब था और झुककर उसे पुकार रहा था। वंदना ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोल दी। विशाल को अपने सामने यूं झुका देखकर उसे अजीब सा लगा। वह उठने की कोशिश करने लगी। अरे भाभी घबराइए मत, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करवाता हूँ। उसने साइड टेबल पर रखे गिलास के कॉस्टल को हटाया और गिलास वंदना की ओर बढ़ा दी। वंदना ने उठने की कोशिश की तो विशाल आगे झुककर उसे सहारा देने लगा। बाहर से देख रहे सुमित को दोनों को इतना करीब देखकर बहुत ही ज़्यादा उलझन महसूस हो रही थी। यह कैसी विचित्र भावना थी? क्या उसे विशाल से जलन हो रही थी? वह समझ नहीं पा रहा था कि जब भी विशाल वंदना के करीब जाता था उसे इतना बुरा क्यों लगता है। उसे लगा विशाल जानबूझकर वंदना से नज़दीकियां बढ़ा रहा है। वह खुद आगे बढ़कर वंदना को उठाना चाहता था, लेकिन तब तक विशाल के सहारे उठकर बैठ चुकी थी। उसने विशाल के हाथ से पानी पिया। ये क्या तमाशा चल रहा है यार? अब सुमित से रहा नहीं गया। वह आगे बढ़ा और विशाल के हाथ से गिलास लेने लगा, लेकिन तब तक विशाल गिलास टेबल पे रख चुका था। तुम जाओ विशाल, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। आखिरकार सुमित ने कह ही दिया। जी डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। जवाब विशाल ने नहीं बल्कि वंदना ने दिया। सुमित को वहाँ देखकर विशाल टेक केयर कहकर वहाँ से चला गया। सुमित ने वंदना की ओर देखा। वो बहुत ही मासूम और सुंदर लग रही थी। वह उसके नज़दीक चला गया। उसका मन हुआ कि वह उस प्यारे से चेहरे को एकटक देखता रहे। इतनी मासूम लड़की चोरी नहीं कर सकती, उसके मन में आवाज़ आई। लेकिन सामने रखी दीवार पर टंगी सरिका की तस्वीर देखते ही उसे लगा जैसे उसके भीतर उठ रही भावनाओं में किसी ने कंकड़ मार दिया हो। वंदना की ओर बढ़ा उसका हाथ वहीं रुक गया। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। वंदना निराश मन से उसे जाते हुए देखती रही। इधर हार के खोने से पूरे घर में हड़कंप मचा हुआ था। गार्ड हरियाल ने मेन गेट के सहित सभी दरवाजे सील करवा दिए थे। एक बार फिर पूरे घर की तलाशी शुरू कर दी गई। सभी नौकर बेचारे अपनी जान की खैर मना रहे थे और दुआ कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी हार मिल जाए ताकि उनकी जान बच सके। दूसरी तरफ राधा खामोशी से चलते हुए ओम प्रकाश जी के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। कुछ ही क्षण बाद वे भी वहां आ गए। उन्होंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। फिर वो कमरे के भीतर चले गए और राधा को भी अंदर आने का इशारा किया।
इधर उधर देखते हुए राधा बहुत सावधानी से कमरे में दाखिल हुई और उनके करीब जाकर सीधे धीरे धीरे उन्हें कुछ बातें बताने लगी। जैसे जैसे वे बातें सुनते गए उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभरते चले गए। हम तो ये बात है, तुमने खुद देखा राधाबाई? उनकी आंखें पहले हैरत से फैल गई, फिर सोच में डूबते हुए सिकुड़ गई। हाँ साहब, मैंने बराबर देखा। तुमने किसी को बताया तो नहीं? नहीं साहब, मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। हम ठीक है, तुम जाओ राधाबाई, उस पर कड़ी नज़र रखना। उसकी जो भी गतिविधि हो तुरंत मुझे आकर खबर करना। दिन हो या रात, कैसे भी वक्त हो, तुम सीधे मेरे पास चली आना। और हाँ, अपना भी ख्याल रखना। अगर उसे पता चल गया कि तो तुम्हें भी खतरा हो सकता है। तुम मेरी बात समझ गई? जी साहब। और जब तक मैं ना कहूँ किसी से भी कुछ भी मत कहना। जी साहब, कहकर राधा वहाँ से चली गई। लेकिन ओम प्रकाश जी परेशान होकर कमरे में इधर उधर चहलकमी करने लगे। उनके चेहरे पर तनाव की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थीं। उनका मन इस बात को यकीन ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन राधा पर वे आंख मूंद कर भरोसा कर सकते थे। अगर वह कह रही है कि ऐसा हुआ है तो यकीनन ऐसा हुआ ही होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उनका दिमाग जैसे काम ही नहीं कर रहा था। यह ठीक था कि उन्हें एक अहम सुराग मिल चुका था। अब वे ये भी समझ चुके थे कि हार बंगले में नहीं है, लेकिन हार को वापस किस तरह से लाया जाए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बस ये इसी बात की गहराई पर सोच रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सुमित तेजी से उनके कमरे के सामने से निकल रहा है। सुमित, सुमित, कहाँ जा रहे हो तुम? उन्होंने बाहर निकलकर उसे आवाज़ दी। जी पापा, मैंने आपसे कहा था ना, पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, लेकिन आपने अब तक कुछ नहीं किया। मैं कमिश्नर साहब के पास जा रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि हार कैसे नहीं मिलता। सुमित गुस्से और आवेश से भरा हुआ था, लेकिन ओम प्रकाश जी पूरी स्थिति को शांतिपूर्वक संभालने की कोशिश कर रहे थे। नहीं सुमित, ये हमारा पारिवारिक मामला है, इसमें पुलिस को दूर रखो। वैसे भी हमारे खानदान में आज तक कभी पुलिस नहीं आई। इस बार भी तुम यह मामला मुझ पर ही छोड़ दो, मैं देखता हूँ कि क्या करना है। नहीं पापा, देर हुई तो हार कभी नहीं मिलेगा, मुझे जाने दीजिए। सुमित को हैरानी हो रही थी कि इतनी बड़ी घटना हो गई, फिर भी उसके पापा इतने शांत कैसे बने हुए हैं। अब उसे गुस्सा भी आने लगा था। ठीक है बेटा, मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दो, बस 2 दिन, यानी पूरे 48 घंटे। उसके बाद हार तुम्हारे सामने होगा। हार ही नहीं पापा, चोर भी, चाहे चोर हो या चोरनी, जिसने भी हमारा हार चुराया है, सुमित ने नफरत भरे स्वर में कहा। तो ओम प्रकाश जी को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नहीं सुमित, तुम वंदना बहू से कुछ नहीं कहोगे। 48 घंटे तक सब्र करो। अगर हार उसी ने चोरी किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। सामने दीवार पर नजर टिकाए ओम प्रकाश जी ने बहुत दृढ़ स्वर में अपनी बात कही। ओके पापा, दिए आपको 48 घंटे, लेकिन उसके बाद 1 मिनट भी और नहीं। इतना कहकर सुमित गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। इधर ओम प्रकाश जी फिर से गहरी सोच में डूब गए। उसी रात के अंधेरे में एक साया धीरे धीरे बंगले के लॉन की ओर बढ़ रहा था। राधा भी दबे पांव उस साये के पीछे लग गई। उसने देखा वह साया अंधेरे में लॉन की तरफ बढ़ता जा रहा था। राधा ने देखने की कोशिश की कि वह कौन है, लेकिन बाहर से उस हिस्से में घना अंधेरा था। वह कहीं बाहर से नहीं बल्कि बंगले के गलियारे से निकल कर आया था। मतलब वो घर का ही कोई आदमी था, पर उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, इसीलिए वह पहचान नहीं पा रही थी कि वह कौन है। ऐसा नहीं था कि वो लॉन में पूरी तरह अंधेरा था। असल में रात के समय मृद्य रोशनी थी और लॉन का हर कोना रोशनी के दायरे में नहीं आता था। राधा भी चुपचाप उसका पीछा करने लगी। थोड़ा बाहर कोने में जाकर वह साया रुक गया तो राधा भी वहीं पर रुक गई। वह पास में खड़े एक खंबे के पीछे छिपकर सब देखने लगी। राधा ने देखा कि उसने अपनी जेब से कुछ निकाला, पर क्या निकाला ये अंधेरे में उसे ठीक से दिखाई नहीं दिया। राधा ने देखा कि वह फ़ोन पर बात कर रहा था। हेलो, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नहीं, अभी नहीं माँ, आधा काम तो समझ लीजिए हो गया है, बाकी का सही मौके का इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ हाँ जी जी, मामा जी भी ठीक है। अरे हाँ ठीक है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं, बस काम पूरा करके लौटूंगा। अच्छा बाय, कल बात करता हूँ। इतना कहकर वो फ़ोन बंद कर दिया। फिर इधर उधर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा और फ़ोन जेब में रखकर वापस अंदर आने लगा।
वैसे तो राधा ने आवाज से ही उसे पहचान लिया था, पर खंबे के पीछे छिपी राधा ने जब रोशनी में उसे देखा तो वह साया कोई और नहीं बल्कि विशाल था। अगली सुबह वंदना एक ट्रे लेकर लॉन में आई जहां ओम प्रकाश जी बैठकर कुछ सोच रहे थे। उनके हाथ में अखबार था और राधा अभी अभी वहां से निकल कर गई थी। उसकी बातें सुनकर ही ओम प्रकाश जी सोच में डूबे थे। बंगले में जो कुछ घट रहा था वह सब उन तक पहुंच रहा था। वे जानते तो बहुत कुछ थे, बस उनका समय कड़ियां मिलाने में ही बीत रहा था। गुड मॉर्निंग बाबा, ये लीजिए आपकी दवा। देखिए आज आपने फिर से दवाई नहीं ली। कहते हुए वंदना ने ट्रे से दवा उनके हाथ में दी और पानी का गिलास उनके ओर बढ़ा दिया। अरे तुम्हें कैसे पता चल जाता है? रामू काका से पूछा तो उन्होंने बताया। बाबा चलिए बाकी बातें बाद में, पहले दवा ले लीजिए वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। ओम प्रकाश जी ने दवा ली और गिलास सामने रखी बेत की गोज मेज के कांच वाले टेबल पे रख दिया। मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? तुम जब सुबह नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर नहीं आई थी तो मैं तुम्हें देखने आ रहा था, पर चंपा ने बताया कि तुम दवा के असर से सो रही थी, इसीलिए मुझे लगा तुम्हें आराम करने देना चाहिए। मैं ठीक हूँ बाबा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। लेकिन कहते हुए वंदना के चेहरे पर दुख दुख के भाव उभर आए। वह बहुत ही मन दुखी थी। मैं आपकी और इस परिवार की अनमोल अमानत को संभाल कर नहीं रख सकी। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मेरी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपकी माफ़ी मुझे बचा सकती है। कहते कहते वंदना की रुलाई फूट पड़ी। चिंता मत करो बेटी, जल्दी ही सच सामने आ जाएगा। यह कहते हुए ओम प्रकाश जी का चेहरा गंभीर होता चला गया। उनकी निगाहें तो वंदना के चेहरे पर थी, पर उनके मन में विचारों की आंधी चल रही थी। कुछ दूर बरामदे में खड़े सुमित, जो अभी कुछ देर पहले वंदना को उन्हें दवा देते हुए देखकर उससे अच्छी स्वभाव और भले व्यवहार से प्रभावित हो रहा था, अचानक हार चोरी की बात आते ही उसके मन में सारे अच्छे विचार कहीं खो गए और फिर वही करवाहट लौट आई जो उसके मन में वंदना के लिए थी। वंदना का सुंदर चेहरा, उसकी मासूमियत, संजू के लिए उसकी ममता, घर के लोग यहाँ तक कि नौकरों तक के लिए उसका अच्छा व्यवहार सुमित को अपनी ओर खींचता था। लेकिन जब भी वह उसके करीब जाने की सोचता तभी तो विशाल से वंदना की बढ़ती दोस्ती या फिर हार चोरी से जुड़ी कोई बात उसके कदमों को वापस रोक देती। वह 2 कदम आगे बढ़ता और 4 कदम पीछे लौट जाता, जैसे उस समय भी हुआ। वह बस छिपकर उसे देख रहा था। तभी चंपा वहां संजू को लेकर आ गई। साथ ही अजीत और विशाल भी आकर सामने पड़ी बेत की कुर्सियों पर बैठ गए। आज का दिन बहुत सुहावना था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। लॉन बहुत ही खूबसूरत था। उसके चारों ओर पेड़ लगे हुए थे जो हवा के साथ सरसराहट भरा मधुर संगीत पैदा कर रहे थे। भाभी देखिए ना, संजू बाबा नींद से उठ गए हैं और आपको ही ढूंढ रहे हैं। चंपा की बात सुनकर वंदना ने संजू को गोद में लिया और उसे प्यार से बोली, मेरा बेटा आज लॉन में सैर करेगा। चंपा है ना संजू बेटा। भाभी मैं संजू बाबा के लिए प्रेम लेकर आऊं क्या? अरे नहीं संजू मेरी अपनी मम्मा के गोद में घूमेगा, अपने प्रेम में कोई ज़रूरत नहीं है संजू बेटा। वंदना की बातें सुनकर संजू मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगा। उसे हंसता देखकर ओम प्रकाश जी भी भावुक होकर मुस्कुरा दिए। वंदना जैसे स्नेह से भरी प्यारी लड़की को इस घर में लाने के अपने फैसले पर उन्हें गर्व होने लगता था। वंदना की गोद में खेलता संजू बिल्कुल उतना ही खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहा था जितना कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है। सुमित भी उन दोनों को साथ देखकर अच्छा महसूस कर रहा था। सच तो ये था कि संजू के कारण ही वंदना इस घर की बहू बनी थी, वरना सुमित तो कब का उसे हार चोरी के इल्जाम में घर से निकलवा देता। संजू की वजह से ही ओम प्रकाश जी उसकी एक भी नहीं चलने दे रहे थे। ओम प्रकाश जी यह भी नोट कर रहे थे कि अजीत और वंदना में भले ही कोई खास बातचीत नहीं होती, लेकिन वंदना उसके खाने पीने और बाकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखती थी। इन दिनों वे घर के सभी सदस्यों, नौकरों और यहाँ तक कि मेहमान अजीत और विशाल के व्यवहार पर भी बारीकी से नज़र रख रहे थे। वैसे भी राधा से उन्हें हर घर की सारी खबर मिल जाती थी। उधर संजू को लॉन में घुमाती हुई वंदना जब उसे एक चिड़िया की ओर इशारा करके बहला रही थी, तभी उसने एक पेड़ के पीछे खड़ी सरिका को देखा। उसे देखते ही वंदना थोड़ी सी डर गई, लेकिन सरिका के चेहरे पर हंसते खेलते संजू को देखकर गहरा संतोष छाया हुआ था। वो मनी मन वंदना को दुआएं दे रही थी कि उसके बेटे के चेहरे पर वह मुस्कान लौट आई थी जो उसके
और समय चले जाने के बाद से कहीं खो गई थी। वह छुप कर खड़ी उन सुखद पलों को आनंद ले रही थी। मुरझाए चेहरे और हर समय रोते रहने वाले संजू की जगह आज हंसते खेलते संजू को देखकर सुमित को भी बहुत अच्छा लग रहा था। वंदना ने जैसे संजू को नया जीवन दे दिया था। तभी संजू ने पेड़ पर लगे एक फूल की ओर इशारा किया। वंदना उसे गोद में लिए हुए पेड़ से वह फूल तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका हाथ फूल तक नहीं पहुंच पा रहा था। सुमित का मन हुआ कि वह फूल तोड़कर वंदना को दे, लेकिन वह झिझक कर रह गया। तभी विशाल दौड़कर आया और फूल तोड़कर वंदना के हाथों में दे दिया। वंदना ने मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा और वह फूल संजू को दे दिया। फूल पाकर संजू खुश होकर अपनी ही भाषा में कुछ गुनगुनाने लगा। वंदना भी विशाल की ओर मुस्कुरा कर देखने लगी। यह देखकर सुमित को दोनों की बढ़ती नज़दीकियां खटकने लगी। इस बार सुमित से रहा नहीं गया। वह भी बरामदे में चलकर वंदना के पास गया और उसने संजू को अपने गोद में लेना चाहा, लेकिन संजू मुंह फेर कर वंदना की गोद में ही छिप गया। यह देखकर ओम प्रकाश जी और सभी सहित लोग वहां पर हंस पड़े। ओम प्रकाश जी वंदना, सुमित और संजू को साथ खड़ा देखकर ईश्वर को धन्यवाद देने लगे कि ऐसे पल बार बार आते रहे। उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये तीनों सचमुच एक हो जाएंगे। शाम को ओम प्रकाश जी ने सबसे पहले राधा, चंपा और रामू काका को अपने कमरे में बुलवाया। बंद कमरे में क्या चल रहा था यह हर कोई नहीं जानता था, लेकिन रात के खाने के समय उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि अगले दिन सुबह नाश्ते के मेज पर वे हार के चोर का नाम सबके सामने बताएंगे। यह सुनते ही सबके चेहरे के भाव बदल गए। वे बड़े ध्यान से सुमित, वंदना, विशाल और अजीत के चेहरे को पढ़ रहे थे। अब सबको अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, कहानी का नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर दबाइएगा।